हेलो एवरीवन, इस वीडियो में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल नंबर 4 देखने वाले हैं। तो जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इससे पहले हमने सीरीज़ में न्यूमेरिकल 1, 2, 3 ये सभी करवा रखा है। आप चाहे तो इसके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो न्यूमेरिकल 4 है, ज़रा इस चीज़ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अ ब्लॉक ऑफ मास m या मास m1, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, मास m1 रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, अ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट passes over a frictionless pulley at the edge of table and from its other end another block, ठीक है, another block b of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between block and table is mu k. When the block a is sliding on the table, the tension in the string is. तो अब इस न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है वो देखने वाले इस पूरे वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है साइंस बाय आयुष सर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले 2-3 बातें हैं जिसे ध्यान रख लेनी चाहिए। क्या क्या? कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो हमारे पास एक टेबल होगा कहीं ना कहीं, और क्या बोला जा रहा है कि एक मास है m1 जो कि इसके ऊपर रेस्ट पे है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए लाइट स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू इट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एट द एज ऑफ टेबल। अब एज ऑफ टेबल या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, तो एक एज पर एक पुली लगा हुआ है, तो यहाँ से एक स्ट्रिंग है जो इस पुली से कनेक्टेड है। आगे पढ़ते हैं। एंड फ्रॉम अनदर एंड ब्लॉक बी ऑफ मास m2 इज सस्पेंडेड, यानी कि यहाँ पर m2 मास का जो एक ब्लॉक है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मास m1 है और ये m2 है। और क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है आपका म्यू के, ठीक है, जो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर स्लाइड करता है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें कितना टेंशन होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पहले समझ आ गया होगा। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास डायग्राम है, जो ओरिजिनल डायग्राम होगा हमारे पास कि टेबल है, एक उसकी एज पर लगा हुआ है पुली, एक तरफ है यहाँ पर m1, दूसरा है m2, ठीक है। m1 मतलब ब्लॉक A और जो ब्लॉक B है उसका मास है m2, और m1 और टेबल के बीच जो फ्रिक्शन है वो है आपका म्यू के, ठीक है। और साथ में ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पर स्लाइड भी कर रहे हैं, चूँकि नीचे की तरफ इस पर mg लगेगा तो ये इसमें टेंशन होगा, और ये अपनी तरफ इसे खींचने की कोशिश करेगा तो इसमें भी एक्सेलेरेशन a होगा। चलिए वो चीज़ें आगे देखते हैं। तो उम्मीद पहले आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए अगर आप समझ गए हैं तो। चलिए अगले। अब इसके साथ हो क्या रहा होगा, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो एक टेबल है यहाँ पर हमारे पास और m1 मास रखा है। तो m1 मास के साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। एक तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन उसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा याद रखेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर m1 पर नॉर्मल फोर्स कितना लगता होगा, ये नीचे लगा रहा होगा m1g, और ऊपर की तरफ लगता होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो m1g के बराबर होगा, ठीक है। ये बातें पहले ध्यान रखेंगे, ठीक। तो नॉर्मल फोर्स हमारा हो गया m1 इंटू जी, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा होगा इसके साथ, तो उसके साथ जो हो रहा होगा कि ये m1 ब्लॉक को इधर टेंशन T इसके ऊपर फोर्स लगता होगा। ये थ्रेड या जो ये रोप लगा है वो रोप उसे अपनी तरफ खींच रहा होगा T टेंशन के साथ, और ये जो m1 है इसमें एक्सेलेरेशन a होता है। तो ये बातें हो गई ब्लॉक m1 के लिए। चूँकि ये जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस पुली है, मासलेस पुली है, ठीक है। तो जो मासलेस पुली है तो यहाँ पर पुली का कोई भी इसमें कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब जो m2 मास है इस पर क्या होगा, इस पर नीचे की तरफ m2g फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, तो ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, और ये जो m2g है ये नीचे की तरफ आ रहा है a एक्सेलेरेशन के साथ। तो जब हमने दोनों ऑब्जेक्ट के फोर्सेस को ऑब्जर्व कर लिए, अब इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है उससे इन दोनों को सॉल्व करते हैं या ब्रेक करते हुए चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जो m1 मास है, ठीक है, m1 मास के लिए अगर FBD ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पर अब m1 मास को ब्रेक किया गया, तो m1 मास पर इस साइड आपको टेंशन फोर्स लगता दिखेगा, इस साइड फ्रिक्शन दिखेगा, और m1 जो है ये a एक्सेलेरेशन से आगे की तरफ जा रहा है। तो जो आप कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन इधर हो रहा है मतलब राइट साइड हो रहा है, तो टेंशन भी किधर ही होगा, इसी साइड, मतलब टेंशन ज़्यादा है तभी इधर ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो T माइनस फ्रिक्शन, अगर नेट फोर्स की बात करें तो T माइनस फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, तो m1 इंटू ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से T माइनस फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन इक्वल टू m1 इंटू ए।
तो यहाँ से हमारा पास जो टेंशन की वैल्यू आ गई, मतलब टेंशन की जो इक्वेशन आ गई वो है T माइनस म्यू के इंटू m1g इक्वल टू m1a। तो यहाँ पर m1 मास के लिए FBD ड्रॉ करने के बाद ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ जाता है। अब चलिए m2 मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो जो m2 मास है उसके लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो m2 मास पर नीचे m2g लग रहा था, ऊपर की तरफ टेंशन T और नीचे की तरफ a एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो टेंशन है वो कम है और m2g ज़्यादा है, तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे आ रहा है मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा। तो फिर से नेट फोर्स के लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं, m2g माइनस टेंशन, ये हो गया आपका नेट फोर्स। ये किसके बराबर होगा? तो इस ऑब्जेक्ट का मास और इसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन यानी m2 इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट कर ली जाए, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है टेंशन, तो एक्सेलरेशन को रिप्लेस करना होगा। तो ए क्या हो जाएगा? m2g माइनस टी और डिवाइडेड बाई m2, ये चला गया। अब इस a के वैल्यू को, ये जो एक्सेलरेशन हमारे पास आया, इस a को आप इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे ताकि जो आपका टेंशन है वो आ जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट में इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो जो हमारा इक्वेशन 1 था वो था t माइनस म्यू के m1 इंटू जी इक्वल टू m1 इंटू ए, यहाँ पर a होता था। तो a के जगह पर हमने रख दिया m2g माइनस टी डिवाइडेड बाई m2। अब ये m2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा? t इंटू m2 माइनस म्यू के m1 इंटू m2g, ये किसके बराबर होगा? इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए, m1 m2g माइनस m1 इंटू टी। अब हमें करना क्या है कि ये जो टेंशन है इसे इस साइड लेकर आना है और म्यू के वाले वैल्यू को इधर लेकर आना है, क्योंकि टेंशन वाले जितने टर्म्स है उसको एक साथ कर दिया जाए। तो ये क्या होगा? टी m2 और माइनस ये वाला चला गया तो प्लस में m1 इंटू टी इक्वल टू, ये तो m1 m2g था ही हमारे पास, ये माइनस म्यू के वाला टर्म अगर इधर आ जाए तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस म्यू के m1 इंटू m2g। अब यहाँ पर टेंशन अगर कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या? m1 प्लस m2, और यहाँ पर बचा है हमारे पास m1 m2g। अगर कॉमन कर लें m1 m2g को तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस म्यू के, ठीक है। और यहीं से हमारे पास टेंशन आता है m1 m2g इंटू 1 प्लस म्यू के डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारा जो टेंशन है वो निकल कर आ जाता है कि आखिर उस थ्रेड में कितना टेंशन होगा, ठीक है। आइए अब इसके आंसर को देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो इन सभी ऑप्शंस में अगर देखा जाए, यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है आपको, तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं m1 m2 इंटू, ये जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं m1 m2g इंटू 1 प्लस म्यू के डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।